अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। समझ आ रही है काम की चीज़ों की? जी सर, बिल्कुल सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है लास्ट क्लास लेक्चर में? हाँ जी, क्वेश्चन। सर वो तो नहीं है। बस यही था, आपने कहा था कि वो यूआईडी जो है ना, भेजना अपना पासपोर्ट, तो वो आपसे शेयर किया था, आपको याद होगा तो। यार वो कहीं मैसेज आने रखा हुआ है, रीड कर लिया मैंने। मैं दोबारा सेंड कर दूं सर आपको? नहीं, अगर मैंने अनरीड रखा हुआ है ना तो फिर तो ठीक है, अगर रीड कर लिया तो फिर मसला होता है क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। सर मैं चेक करता हूँ। ठीक है, अनरीड है तो इट्स ओके, ठीक है, वो मुझे जो टाइम मिलेगा मैं करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। जैसे फैजान भाई, रीड है सर, आपके पास रीड है मैसेज? यार नहीं, एक और मैसेज कर दो जो मैं अनरीड रहने दूँ। मैं दोबारा कर दूंगा। जनरली स्पीकिंग जब आप लोगों का मैसेज कोई अनरीड हो तो इसका मतलब है वेट करें। अगर ऑडियो मैसेज है तो फिर तो आपको फिर कर दिए थे। ठीक है, फिर तो वेट ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी कोई अर्जेंट क्वेश्चन है ना तो फिर आप बजाय इसके कि आप ऑडियो लिखा करें, आप टाइप कर दिया करें ताकि और उसमें मेंशन कर दिया करें कि अर्जेंट चीज़ है कोई। ओके, मोहम्मद साकिब सर, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फॉर काउंटिंग एनुअल पीरियड फॉर टर्नओवर? व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर काउंटिंग एनुअल पीरियड फॉर टर्नओवर मतलब? हाँ, मैं साकिब आपका मतलब नहीं समझा, क्या क्वेश्चन है? सर आई थिंक ये टैक्स ईयर का पूछ रहे हैं कि कितनी ड्यूरेशन का हमें टर्नओवर लेना पड़ेगा। ये कौन से सेंस में टर्नओवर इन्होंने बात की? वो तो 1 मिलियन का था, उस सेंस में आप पूछ रहे हैं, राइट? ओके, आई थिंक सर जैसे हम टैक्स ईयर लेते हैं ना कि इस 12 महीने में, जैसे पाकिस्तान में इट्स फ्रॉम 1 जुलाई। तो जहां तक मुझे इनका क्वेश्चन समझ आया कि कौन सी ड्यूरेशन को हम काउंट करेंगे फॉर यूएई कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ जी, यार चीज़ तो मैंने ग्रुप में मेंशन किया ना, हम आज देखते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे ज़रा ये बताएं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जल्दी से प्लीज़ रिवाइज़ कर दें तमाम चीज़ें। हो जल्दी, एनीवन कोई मुझे समरी बता दे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सर कल हमने बेसिकली नेचुरल पर्सन को पढ़ा था कि नेचुरल पर्सन कौन होता है। हमने ज्यूरिडिकल पर्सन को हमने थोड़ा सा रिवाइज किया था कि या तो कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हो इन यूएई, और अगर यूएई में नहीं है तो उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो यूएई में होना चाहिए, जिसमें फिर हमने देखा था कि यूएई में इट इज रिलेटिवली सब्जेक्टिव, जो कि जैसे पाकिस्तान में बोर्ड मीटिंग्स और वो देखा जाता है, बट यूजुअली डिसाइडिंग फैक्टर जो होगा वो बोर्ड मीटिंग ही होगा। और फिर हमने नेचुरल पर्सन को ठीक है। देखा था, जिसमें हमने कुछ कंडीशंस देखी थी कि जनरली जो है वो नेचुरल पर्सन इज एनी पर्सन जिसकी जो है वो डिस्टिंक्टिव लाइबिलिटी नहीं होती, और सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है। अगर वो सोल प्रोप्राइटर है और डूइंग बिजनेस इन यूएई तो वो नेचुरल पर्सन में आएगा, या पार्टनरशिप या सिविल कंपनी हो गई। और फिर हमने कंडीशन देखी थी यूएई कमर्शियल लॉ की, कि कमर्शियल लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो
क्या 2 कंडीशंस होंगी ट्रेड लाइसेंस के लिए। तो उसमें देखा था कि एक्टिविटी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे की जा रही है तो उसके लिए ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है। और अगर ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया जा रहा तो फिर उसमें फाइन होगा। लेकिन फिर हमने देखा था कि टैक्स पर्पस के लिए ये कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। और उसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी बिजनेस इनकम किसी भी एंटिटी की एक्सीड करती है 1 मिलियन से, तो वहां पर जो है वो ट्रेड लाइसेंस हो या नहीं हो लेकिन आपकी टैक्सेबिलिटी आ जाती है। फिर हमने कुछ एक्सेप्शंस देखी थी जिसमें बिजनेस इनकम से वो एक्सक्लूजन है बेसिकली, जो कि बिजनेस इनकम में नहीं काउंट करती, जिसमें सैलरी और वेजेस हो गए। हमने देखा था इनकम फ्रॉम रियल स्टेट देख लिया था, और फिर कुछ शेयर स्टॉक्स, फिक्स डिपॉजिट्स यानी कि रिटर्न ऑन पर्सनल इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो डिविडेंड्स होते हैं बेसिकली वो भी इसी के अंदर थर्ड पॉइंट के अंदर हमारे आ जाते हैं। तो आई ठीक है, थिंक यही था फिर। जी सर। ओके। एनीवन एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, राइट? किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज? सर एक क्वेश्चन था। जी। ये सर आपने एक चीज कल मेंशन की थी, 9% आफ्टर 2 years 11%। वो हैं एक चीज क्या? स्लाइड में लिखी हुई थी। फेडरल डिक्री लॉ 47 में आपने पढ़ाया था एक 9%, उसको हम अज्यूम करते हैं आफ्टर 2 years 11%। वो थोड़ा काइंडली दोबारा बता दें। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी को बताया हो कि 9% या 11% लिखा हुआ था, या मैंने बोला भी था। सर स्लाइड में था मेंशन, स्लाइड में फेडरल मेंशन था। डिक्री अच्छा, ये वाली डिक्री चीज लॉ मैं बता दूं कि ये 47। एक, अच्छा ये वाली चीज अभी आपने मिस कर दी है। ये वाली चीजें हमने टैक्स स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। फेडरल डिक्री, कैबिनेट डिसीजन, मिनिस्टेरियल डिसीजन। हाँ सर यही वाली स्लाइड है। ठीक है, इसमें आप देखें एज्यूम का वर्ड भी मौजूद है। वो मैं आपको, चलो इसकी रीजन बता देता हूँ। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। जल्दी से उसका रिव्यू देख देता हूँ कि यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं, जो अबू धाबी के बादशाह हैं, अबू धाबी के रूलर हैं, वो फेडरल डिक्री इशू करती हैं। फेडरल डिक्री पावरफुल लॉ होता है। फेडरल डिक्री लॉ नंबर 8 वैट होता है। फेडरल डिक्री नंबर 47 कॉर्पोरेट टैक्स है। ये जनरल एक ओवरव्यू होता है नए लॉज एंड रेगुलेशन का। उसके बाद डिटेल्ड प्रोसेसेस बनाए जाते हैं। इसमें फर्दर जो नीचे डेलीगेट हुई है वो बॉडी है कैबिनेट डिसीजन। इसमें यूएई के जो दुबई के बादशाह हैं और यूएई के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्लस 2 मिनिस्टर, इनको मिला के कैबिनेट बनती है, जो मजीद डिटेल्ड रेगुलेशन देती है। इसके नीचे एक मिनिस्ट्री है, रेलिवेंट मिनिस्ट्री है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये मिनिस्टेरियल डिसीजन देती है और कैबिनेट डिसीजन को मजीद खोल खोल के बयान करती है। ठीक है, उसमें मजीद डायरेक्शन देती है। उसके नीचे फेडरल टैक्स अथॉरिटी है, वो मिनिस्टेरियल डिसीजन की रोशनी में मजीद फर्दर हदायत देती है। ये क्यों बनाई जाती हैं, उसकी वजह यह है कि हम अगर फेडरल डिक्री को आप ले लें, हम प्रेसिडेंट को छोटे छोटे कामों के लिए नहीं डिस्टर्ब करते। उसमें सिर्फ ये लिखा होता है, जैसे आपने देखा ना, फेडरल डिक्री में लिखा होगा एट अ रेट डिटरमिन्ड बाय द रेलिवेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा जाता है? सर आप ये प्लीज चलें, क्वेश्चन रिपीट करेंगे जो भी आपने पूछा। चलो मैं अपना क्वेश्चन चेंज करता हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा, अभी आपका जो रेट है 9%, वो कितनी अमाउंट के ऊपर है? आपके 375,000 जो प्रॉफिट ऊपर जाएगा उस पे। चलो मैं इसको अभी इग्नोर कर देता हूँ। अभी मैं सिर्फ ये बता देता हूँ, जो इन्होंने 9% और 11% में कंफ्यूज हो गए हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल दी है कि आपको तमाम डिटेल फेडरल डिग्री में नहीं लिखी होती। वहां पे एक एग्जांपल दी है सिर्फ आपको, कैसे लिखा होगा, एट अ रेट डिटरमाइंड बाय द रेलिवेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब होगा कि मिनिस्ट्री अपनी मिनिस्ट्रियल डिसीजन में 9% डाल देगी या 11% डाल देगी, उसने फिर बिल फर्स्ट चेंज करना है, 2 साल के बाद 15% डाल दे। आप देखें, हमने प्रेसिडेंट को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इशू किया फेडरल डिक्री, और फेडरल डिक्री में फॉर एग्जांपल रेट मेंशन ही नहीं करते। वो मेंशन कर देते हैं एट अ रेट डिटरमाइंड बाय द रेलेवेंट मिनिस्ट्री। पॉइंट समझ गए राहुल? यस सर। ठीक है, इस तरह के, वो मैं इस चीज़ की एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, अच्छा,
ये तमाम स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, ये आपको हेल्प आउट करेगा जब आप मुकम्मल चीज़ें पढ़ लेंगे। अब हम आ जाते हैं नॉन रेजिडेंट की तरफ। नॉन रेजिडेंट, मैंने आपको बताया था कि नॉन रेजिडेंट का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ रेजिडेंट ना हो। पहली चीज़, यूएई का टैक्स रेजिडेंट ना हो। सेकंड चीज़, रेजिडेंट ना होने के बावजूद यूएई से उसका कोई ना कोई ताल्लुक, कोई ना कोई वास्ता मौजूद हो। अब वो वास्ता किस तरह से हो सकता है? वो 3 वजूहात की बिना पर किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन, किसी ऐसे बंदे का जो यूएई का रेजिडेंट नहीं है, यूएई से एक ताल्लुक निकल सकता है, यूएई के टैक्स से एक वास्ता निकल सकता है। मिसाल के तौर पे, अगर ये 3 वजूहात होती हैं, मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की थी, बताई थी, पढ़ाई नहीं थी। पहली रीज़न, एक बंदा, एक कंपनी जो यूएई में, जो एक जुरिडिकल पर्सन है, वो यूएई में इनकॉर्पोरेट भी नहीं है और उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी नहीं है। या एक बंदा है, उसके पास यूएई का ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन उसका यूएई में या तो कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, या वो स्टेट सोर्स इनकम ड्राइव करता है, या उसका यूएई में नेक्सस है। ओके, ये चीज़ें तो आपको बता चुका हूँ। अब हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं कि इससे क्या मुराद है। सबसे पहले सबसे आसान को लेते हैं, वो है नेक्सस। नेक्सस से मुराद है सर स्क्रीन शो नहीं, जी, स्क्रीन शो नेक्सस नहीं से हो मुराद है, ओ सॉरी, नेक्सस से मुराद है कि एक ऐसा ताल्लुक जो कि फिक्स चीज़ को आप कहते हैं नेक्सस, कोई ताल्लुक इस तरह का। यहाँ पे आप अगर अपने जाके पढ़ेंगे फेडरल डिक्री लॉ में, ठीक है, तो वहां पे कैसे लिखा होगा जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। क्या लिखा हुआ है? हैज अ नेक्सस इन द स्टेट। यहां से आपको नेक्सस का मतलब समझ आ रहा है? इन्होंने नॉन रेजिडेंट को, जो मैंने आपको अपनी स्लाइड में बताई हुई है, इन्होंने जब फेडरल डिग्री में लिखा तो कैसे लिखा हुआ है? नॉन रेजिडेंट पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है अंडर क्लास 3 ऑफ दिस आर्टिकल, जिसका या तो यूएई में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो। आप देखें, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को हमने फर्दर डिफाइन किया हुआ है एक और आर्टिकल में, या स्टेट सोर्स इनकम, या उसका नेक्सस हो, नेक्सस इन द स्टेट एज स्पेसिफाइड इन अ डिसीजन इशूड बाय द कैबिनेट। व्हाट इट मींस, इन अ डिसीजन इशूड बाय द कैबिनेट, क्या मतलब है इसका? कौन सा डिसीजन? सर जो मिनिस्टर्स जो है वो इशू करते हैं, जो मिनिस्टर्स। कैबिनेट, कैबिनेट इशू करती है, कैबिनेट इशू करती है, कैबिनेट इशू करती है कैबिनेट डिसीजन। अब हमें तो यहाँ से भाई देख के नहीं पता चला, आप में से किसी को समझ आई है कि ये नेक्सस से क्या मुराद है? नहीं सर, मेंशन है? नहीं समझ आई। अब हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कैबिनेट बताएगी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको जो मना किया कि स्टेज पे आपने अभी तक कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, फेडरल डिक्री नहीं पढ़ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पहले स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। हम चलते हैं कैबिनेट डिसीजन नंबर 56 में, ठीक है। ये जब आप आगे खुद पढ़ रहे होंगे हमारी कोर्स कंप्लीशन के बाद, आपको ये वाली चीज़ें सारा बेहतर तौर पे समझ आएंगी। आप अगर सिर्फ फेडरल डिग्री पढ़ेंगे ना, आपको मुकम्मल तौर पे चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी। आपको पहले लिंक करना पड़ेगा कैबिनेट डिसीजन, मिनिस्ट्रियल डिसीजन, जो मेरे नोट्स हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, उसमें ये चीज़ें ऑलरेडी लिंक्ड होती हैं, ठीक है। लेकिन कैसे लिंक्ड होती हैं, ज़रा हम देखते हैं कि वो लिंक कैसे की गई हैं। वो इन तमाम लॉज को पढ़ के बनाई गई हैं। हम से इसको देखें, मैं हाईलाइट किया है मैंने एक चीज़ को, आपको नज़र आ रहा है? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है हाईलाइटेड जो पोर्शन है? Any juridical person that is a non-resident person shall have a nexus in the state if earns income from any immovable property in the state. ठीक है, अब आपको अब पता चला है नेक्सस से क्या मुराद होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से पैसे कमा रहे हैं, और वो भी कौन? ज्यूडिकल पर्सन। ये चीज जो फेडरल डिग्री में पढ़ के आपको सिर्फ इतना पता चला सा, एक बात हवा में पता चली थी, अगर उसका नेक्सस हो, नेक्सस की आपको समझ ही नहीं आई थी क्या होता है। लेकिन अब ये जब हमने उससे रेलिवेंट कैबिनेट डिसीजन नंबर 56 पढ़ा, तो हमें पता चला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, नेक्सस से मुराद इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ज्यूडिकल पर्सन के केस में। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान में एक कंपनी है एबीसी, उस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने यूएई में प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, और इधर से उसे रेंटल इनकम आती है, क्या वो उसका नेक्सस होगा?
जी सर होगा। होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर एक बंदा है ए बी सी, वो जो मिस्टर ए बी सी हैं, उन्होंने यूएई में एक मूवेबल प्रॉपर्टी ली हुई है और उधर से उन्हें इनकम आ रही है, उसका नहीं होगा नेचुरल पर्सन। नहीं होगा। द रीजन बीइंग कि इसको स्पेसिफिक एक्सेप्शन दी हुई है, ठीक है, वहां पे वर्ल्ड सिर्फ यूरिडिकल पर्सन का है। और इसकी बैकग्राउंड में लॉजिक क्या है? लॉजिक वही है कि जब हमने रेजिडेंट के केस में नेचुरल पर्सन की बात की, तो हमने देखा कि हम नेचुरल पर्सन के केस में जो रियल एस्टेट से अर्निंग आ रही होती है, इसे बिजनेस एक्टिविटी मानती ही नहीं है। नेचुरल पर्सन के लिए वो एक साइड इनकम है, वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है। ये आज आप लोग किधर हैं? 17% है, तकरीबन 6 to 7 की स्ट्रेंथ कम हुई है। दिस इज डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। ओके, जुरिडिकल पर्सन कि अगर यूएई से कोई स्टेट सोर्स आ रही है, तो वो जुरिडिकल पर्सन क्या कहलाएगी? नॉन रेजिडेंट पर्सन, ठीक है। नेक्सस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इट्स वेरी सिंपल, इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ जुरिडिकल पर्सन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक कंपनी है पाकिस्तान में, वो यूएई में उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यूएई में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, यूएई में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं है, यूएई में उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो यूएई से स्टेट सोर्स इनकम नहीं डिराइव करती, उसका यूएई में नेक्सस नहीं है, क्या वो यूएई की टेस्ट नॉन रेजिडेंट पर्सन है? नो नहीं सर, सर। इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट है, ठीक है, आउट ऑफ स्कोप है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेकंड पे, सॉरी फर्स्ट पे। नेक्सस आप समझ गए, हम समझने लगे हैं सबसे कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। फिक्स्ड और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, अगर आपसे बहुत बड़े टेस्ट के एक्सपर्ट पूछेंगे ना कि फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, इसका ताल्लुक एक परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन मैंने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी डिटेल गाइडेंस पढ़ी, एफटीए की गाइडेंस पढ़ी, बाकी ममालिक में जहाँ से सोर्स चीज़ें हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट है, यूरोप की टैक्सेशन, उसको जाके देखा। यूएई में फिक्स्ड और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से क्या मतलब लिया गया है, मैं आपको अपने अल्फाज में एक चेक करने का क्राइटेरिया बता देता हूँ कि ये चीज़ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं। तो सुनिएगा, अगर आप यूएई में आपकी कोई कंपनी नहीं है इनकॉर्पोरेटेड, यूएई में आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं है, आप यूएई के रेजिडेंट नहीं हैं, लेकिन रेजिडेंट नहीं होने के बावजूद आप जब ये कह सकें कि यूएई में आपका मुस्तकिल बुनियादों पे बिजनेस है, या आप अपने किसी दोस्त कज़न के सामने रियलिस्टिकली कह सकें कि मेरा यूएई में बिजनेस है, तो इसका मतलब है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आपकी है। अब इस जुमले से कि यूएई में आप मेरा बिजनेस है, इस कहने से क्या मुराद है? हम जरा इसको नेशनल बुनियादों पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आपने आंसर करना है। समीर कादरी, जी आप सर। पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है, जी सर। आप यूएई में इनकॉर्पोरेटेड भी नहीं है, आप यूएई में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी नहीं है। जी सर। होता ये है कि आप के 4 बंदे सेल्स एजेंट हैं, वो यूएई में बैठे हुए हैं, उन्होंने रेंट पे एक ऑफिस लिया हुआ है, वो लोगों को कॉल मिलाते हैं, यूएई से क्लाइंट पकड़ते हैं, आपको देते रहते हैं, वो चारों सेल्स एजेंट आप पे रोल पे हैं। क्या आप किसी को कह सकते हैं कि मेरा यार यूएई में, दुबई में भी बिजनेस है? सर ये अगर तो एग्रीमेंट निगोशिएट नहीं करते हमारे बिहाफ पे और कोई इस तरह की चीज नहीं कर सकते, नहीं तो नहीं ये समीर, ठीक है। ये नहीं होंगे, नहीं आएगी फिर इसके अंदर सिंपल परमानेंट लॉजिकल, एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। आप अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, उसे क्या कहेंगे? टेक्स्ट की लैंग्वेज को भूल जाएं, सिंपल बताएं लॉजिक। क्या आप कहेंगे कि आपका इधर बिजनेस है? अ, कह सकते हैं सर, वहां से ठीक है क्लाइंट पकड़ के देता है हमें सर। जी, आप ही को देगा डेफिनेटली, इसीलिए आपने बिठाई हुई है ना आपकी पेरोल की। हम्म। ठीक है, सर अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन, कह अब सकते मैं हैं एक ये और, सर लेजॉन, एक तरह से लेजॉन ऑफिस हो कह सकते हैं इसे। नहीं रीजन ऑफिस नहीं कह सकते आप, बहरहाल ये कह सकते हैं कि आपका यूएई में बिजनेस है, ठीक है। अब मैं आगे करने लगा हूँ, मजीद क्वेश्चन आपसे करूंगा तो सिचुएशन क्लियर होगी। फर्ज करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं,
आपका एक दोस्त जा रहा था, उसको 3-4 क्लाइंट्स मिल गए। उसने कहा कि यार मैंने पैसे कमाने हैं, अगर मैं दुबई में किसी को ये वाला काम दूँगा, तो मेरा तो अच्छा खासा जो है वो एक्सपेंसिव पड़ेगा मुझे, क्यों ना मैं समीर भाई को दे दूँ, समीर पाकिस्तान में। उन्होंने वो चारों क्लाइंट आपको दिए, आपसे पैसे ले लिए। क्या आप किसी अपने दोस्त को जाके कहेंगे कि मैं दुबई में भी मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, दुबई में मेरा बिजनेस है, सेटअप है? बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, मैं अगर इसको डिफाइन करूँ, आपने याद कैसे रखते हैं? किसी भी मुल्क में क्लाइंट आ जाना ना, मिसाल के तौर पे मेरे यूके के क्लाइंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यूरोप के क्लाइंट्स हैं, लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि मेरा यूके में बिजनेस है, ठीक है? मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि मेरा यूके में बिजनेस है। बेशक वहाँ से 4 क्लाइंट आएँ, 5 आएँ, लेकिन अगर मैं यूके में 4 बंदों की टीम बिठा दूँ ना, कि भाई उधर से मुझे क्लाइंट पकड़ पकड़ के दें, अब मैं रियलिस्टिक लगूंगा किसी को ये कहते हुए कि भाई मेरा यूएई में मुस्तकिल बुनियादों पे एक बिजनेस मौजूद है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है? मजीद इसको खरीदते हैं। आप देखें समीर, आपने एक पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाई, आपने मुझसे एक मेरा सामान आना आता जाता था आपका, पहले आप ये लें, आपका सामान आता है, दुबई के पोर्ट पे उतरता है, एक शिप से उतर के दूसरे शिप में जाता है और पाकिस्तान चला जाता है। क्या आप किसी को कह सकते हैं आपका यूएई में बिजनेस है? नहीं सर, नहीं कह सकते, इसको नहीं ठीक है? कर सकते मुझे। अब मुझे बताएं, आपने यूएई में एक बाकायदा एक वेयर हाउस लिया हुआ है, ठीक है? सामान आता है, उसमें रखा जाता है, उसका आप कोई भी बंदा रखते हैं, आप उसका रेंट चार्ज करते हैं, आप उससे पैसे लेते हैं। ऑल्दो वो एज अ कंपनी नहीं है, वो उसकी कोई मे बी आपने एक सब लीज किया हो, मे बी आपने मुझसे खरीदा हो, मेरे नाम पे हो लेकिन आपने लिया हुआ हो, आप उसका रेंट पे करते हो, सब लीज किया हो, उसमें जो सामान आता हो उधर से आपको रेंट आ रहा हो, क्या आप कह सकते हैं कि यूएई में मेरा बिजनेस है? कह सकते हैं सर। कह सकते हैं, ठीक है? ओके, अब मैं चेंज करता जाता हूँ क्वेश्चन, हम थोड़ा सा डाइवर्स करते जाते हैं, आप खुद इसको असेस करने लग जाएंगे। आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपने पाकिस्तान ही के क्लाइंट्स हैं आपके, बल्कि ऐसा करें अमेरिका के क्लाइंट्स हैं, ठीक है? अमेरिकन क्लाइंट्स हैं आपके सारे। अमेरिका, आपने एक आईटी का एक्सपर्ट आपको चाहिए था, आपने देखा आपने वेबसाइट बनवानी है, आपने सोचा कि आईटी का एक्सपर्ट हायर किया जाए अपनी वेबसाइट ठीक करवाने के लिए, आपने दुबई से हायर कर लिया। क्या आप किसी को कह सकते हैं आपको दुबई में बिजनेस है? आपको कैसा लगेगा अगर आप किसी दोस्त को जाके कहें कि यार मेरा तो दुबई में भी बिजनेस है, वो पूछे क्या बिजनेस है आपका वहां पे, आप कहें कि यार मेरी जो वेबसाइट बनाने वाला बंदा है ना, वो दुबई में बैठा हुआ है। नहीं सर, बिजनेस नहीं हो। बिजनेस नहीं है, अच्छा। नो अब मुझे सर। एक और बात बताइएगा, आपकी जो शेयर्ड मार्केटिंग टीम है वो बैठी हुई है इधर, वो इधर बैठी हुई है, वो यहाँ से क्लाइंट, बल्कि पहले मैं इसको जरा एक बैक एंड पे लेके जाता हूँ, बैक फुट पे जा रहा हूँ मैं। आपकी एक परमानेंट बुनियादों पे आईटी की जो टीम है ना, वो आपने यूएई से में ली हुई है, यूएई में आपने 4 बंदे आईटी वाले बिठाए हुए हैं, वो आपकी वेबसाइट को देखते रहते हैं कि ठीक है या नहीं, आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है वो आपको दे देते हैं, आपको कभी कोई फर्ज करें आपका वेबसाइट में कोई खराबी हो गई, वो आपको हेल्प आउट कर देंगे। लेकिन फर्म आप अकाउंटिंग की है, सर्विसेज आप अकाउंटिंग टैक्स की देती हैं। क्या आप किसी को कह सकते हैं कि मेरा यूएई में बिजनेस है? नहीं और इस सब को नहीं आपने सर। रखना है बड़े अपने दोस्त के सामने बैठ के, अपने करीबी दोस्त के सामने बैठ के टेस्ट करना है, नहीं नहीं कह सकते, ठीक है अब्दुल रहमान? अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपका पहले अकाउंटिंग का आपने आईटी का बंदा बिठाया हुआ था ना, अब आपने अपना सेल का बंदा बिठाया हुआ है, और वो क्या करता है कि वो यूएई में लोगों को कॉल करता है, जो क्लाइंट आते जाते हैं वो आपको भिजवाता जाता है। अब आप किसी को कह सकते हैं आपको दुबई में बिजनेस है अपने दोस्त के सामने यस कि मेरा दुबई में, कह सकते हैं यस सर। सर। आप कह सकते हैं, आप आपकी मेन सर्विसेज रिलेट कर रही हैं उससे, आप यूएई के क्लाइंट पकड़ रहे हैं, यूएई को टारगेट किया हुआ है आपने, अपनी टारगेटेड मार्केट है आपकी, और वो भी दुबई में आपकी यहाँ पे एक टीम मौजूद है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन करने लगा हूँ, थोड़ा सा आपके लिए, आपने इसको प्योरली अपने सामने बैठ के बात करनी है, उसको कैसा फील होगा?
आपसे एक बंदा कहता है कि आपकी सारी टीम पाकिस्तान में है, सब कुछ पाकिस्तान में है, बस आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, आप यूएई के क्लाइंट्स भी आपके पास आ जाते हैं, क्या आप अपने दोस्त को कह सकते हैं कि आपको यूएई में बिजनेस है, दुबई में बिजनेस है? नो सर। नो सर। नहीं कह सकते। अच्छा, आप यूएई में विजिट पे आते हैं, आपको महीने के लिए आते हैं, आपको एक क्लाइंट मिल जाता है, आप 2-3 और क्लाइंट पकड़ लेते हैं, आप कहते हैं बड़ा अच्छा आइडिया है, 3-4 आपने क्लाइंट पकड़े, वापस चले गए, क्या आप किसी को कह सकते हैं कि आपको यूएई में बिजनेस मौजूद है? नो सर। नो सर। नहीं कह सकते। नो सर। अच्छा, आप बताएं, आपने यूएई में एक वीजा लिया हुआ है परमानेंट, ठीक है, आपके इधर आप इधर आते हैं, हर 3-4 महीने के बाद इधर मीटिंग में जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, क्लाइंट पकड़ते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं, फिर पाकिस्तान में चले जाते हैं, अपनी टीम को दे आते हैं, फिर आप 2 महीने के बाद इधर आते हैं, क्लाइंट पकड़ते हैं, ठीक है, आप इधर रेगुलरली आते हैं, क्लाइंट्स पकड़ते हैं और मीटिंग करके डिफरेंट बिजनेस काउंसिल की आपने मेंबरशिप ली हुई है, दुबई बिजनेस काउंसिल की मेंबरशिप ली हुई है। अब आप मुझे बताएं, क्या आप अपने दोस्त के आगे कह सकते हैं कि कह आपको सकते यूएई की बिजनेस है? कह यस सकते हैं सर। सर। जी सर। कह जी सर। सकते हैं सर, कह सकते हैं। ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये आपको हेल्प आउट करती है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आइडेंटिफाई करने की इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ठीक है, ये बेसिक लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग है। अब आप इसमें अगर टेक्स्ट में पढ़ेंगे, बड़े आपको मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियो दिए होंगे, ठीक है। अच्छा, मजीद हम थोड़ा सा कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। आपकी टीम, आपको फर्ज करें कि एक कंपनी कहती है कि भाई हमसे अकाउंट ऑडिट नहीं हो रहा, फर्ज करें कि अब्दुल रहमान ने पाकिस्तान में एक अकाउंटेंसी, टैक्स और ऑडिट की सर्विसेज दे रहे थे, किसी ने आपको कॉन्टेक्ट किया कि अब्दुल रहमान भाई 2 दिन आए, हमारे रिकॉर्ड चेक करें, हमारे रिकॉर्ड सीधा करें और वापस चले जाएं। आप वापस चले जाएं, आप इधर आए, 2 दिन आपके आके आपने सिस्टम देखा, क्लाइंट का सेट किया सिस्टम, वापस पाकिस्तान चले गए, क्या आप किसी को कह सकते हैं कि आपको यूएई में बिजनेस है? नो सर। नहीं कह सकते। आपने अपनी जगह अपनी एक टीम भेज दी, 2 दिन आई, उसने ऑडिट वगैरह किया, अकाउंट्स किया, वापस चली गई, क्या आप किसी को कह सकते हैं आपको यूएई में बिजनेस है? नो सर। ओके, एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो आपको कहती है कि आप अपने टीम भेजें, हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड आपने सेट करना है, इस पे 4 साल लगेंगे। आपने अपनी टीम भेज दी, उनके वीजे लगवाए उस कंपनी के थ्रू, आपने अपनी टीम भेज दी 16 बंदों की, वो इधर बैठ के 4 साल से उनका ऑडिट कर रही है, आप किसी को कह सकते हैं कि आपका यूएई में बिजनेस है? यस सर। जी सर, कह सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन तो अगर आप सर किसी पिछले 40 केस कंपनी में के क्यों सामने नहीं बैठे, कह सकते थे? जी जो पिछले केस में जो 2 दिन में हमने अकाउंट सीधे किए थे उसमें क्यों नहीं कह सकते कि हमारा बिजनेस है? आपने अगर शोखियां मारनी है अपने दोस्त के सामने कह लें, लेकिन जब उसे पता चलेगा ना कि आपकी 2 दिन के लिए टीम गई थी, वापस आ गई है, ठीक है, तो तो सर वही बात। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। तो कोई लॉ में इसका मतलब है कि टाइमलाइन कोई डिफाइंड है कि दो दिन नहीं लगेंगे या 1 साल लगेगा? नहीं, ये मैंने आपको बताया ना कि टेस्ट कई जगहों पे सब्जेक्टिव है, और ये वो वाली चीज मैंने आपको बड़ी सिंपल अल्फाज में बताई है जो कि एक प्योरली सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। लॉ में अगर आप ये वाली डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, अगर आप इंटरव्यू के दौरान कहेंगे ना, ये समझ नहीं आएगी, लेकिन प्रैक्टिकली यही चीज है, ठीक है। ठीक है। वो आपको सिर्फ यही कहेगा कि व्हाट इट मींस परमानेंट, या मतलब है, अगर ये सिंपल टेस्ट है जो डिफरेंट सिनेरियो देख के मैंने बनाए हैं, ठीक है, और ये बड़ा सिंपल है समझना। लेकिन अगर आपने इंटरव्यू में बात करना है, आपने उसे कहना है कि जब आपकी यूएई में परमानेंट प्रेजेंस मौजूद है, ठीक है, परमानेंट प्रेजेंस मौजूद है। हालांकि परमानेंट प्रेजेंस का भी अगर जिक्र किया जाए, अभी स्क्रीन शो हो रही है आपको, यस सर, हो रही है। इसमें आप आखिरी लाइन लिखें, बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट, प्लेस ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन लास्टिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स। तो इसमें अब इन्होंने बताया है कि कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है और वो बड़ी 5-6 महीने तक चल रही है, 6 मंथ से ज्यादा चल रही है, तो इसको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझा जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के केस में खुद उन्होंने, लॉ ने आपको इस बात को नेगेट किया कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट डजंट मीन इनडेफिनेट टाइम पीरियड, ठीक है। अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो आप इसको परमानेंट प्रेजेंस ही समझा जाएगा, ठीक है। ये समझा जाएगा कि आप कम अज कम फॉरसीएबल फ्यूचर में आपका जो बिजनेस है वो मुस्तकिल तौर पर यूएई में मौजूद है, ठीक है।
यहां तक कोई क्वेश्चन? सर ये 6 मंथ्स का टाइम कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है या सिर्फ ऑफिस कंस्ट्रक्शन के फैक्ट्री? लिए। ओके। ये एक एग्जांपल दी हुई है, फिक्स्ड और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की ना लॉ में ये एग्जांपल दी हुई है। कॉन्सेप्ट किसी हद तक सब्जेक्टिव है, लेकिन जहां पे लॉ में एग्जांपल में एक चीज स्पेसिफिक लिख दी जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि ये तो कंफर्म है। मिसाल के तौर पे ऑफिस, सबसे पहली लाइन लिखी हुई है ऑफिस। अच्छा, अब ये ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ब्रांच, किसी हद तक मैंने आपको जो है वो एक लिस्ट दे दी है। लेकिन अब मैं जरा आता हूँ एक और चीज पे। मुझे ये बताएं कि आपने अगर यूएई में फैक्ट्री लगानी है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना फैक्ट्री, क्या आप यूएई में फैक्ट्री लगा सकते हैं विदाउट ट्रेड लाइसेंस? ये नो सर। सबसे मेरी नो सबसे सर। रिक्वेस्ट है कि 100% आपने इन्वॉल्व होना है। ठीक है। ऐसा हुआ फैसल हबीब, फैसल हबीब फाइल करें। जी सर। अच्छा, आपसे मुझे बैंक अकाउंट याद आ गया। ठीक है। ठीक है। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएं कि फर्ज करें आपने फैक्ट्री लगानी है, आपको यूएई में ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। जी सर। आपने ट्रेड लाइसेंस फैक्ट्री। ले लिया, ट्रेड लाइसेंस जी लिया, जी। और ट्रेड लाइसेंस के ऊपर लिखा हुआ है ABC LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का आपने ट्रेड लाइसेंस ले लिया। क्या ठीक है। अब आपने जो सोचा था कि मैं पाकिस्तान में काम करता हूँ अल्लाह दित्ता एंड कंपनी में, ये अल्लाह दित्ता एंड कंपनी की ब्रांच आपने इधर फैक्ट्री लगानी है, वो फैक्ट्री परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगी। आपने लॉ में पढ़ा कि ठीक है, अल्लाह दित्ता एंड कंपनी यूएई में अगर फैक्ट्री लगाएगी तो फैक्ट्री अल्लाह दित्ता एंड कंपनी की क्या होगी? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। जी ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये कि आप फैक्ट्री लगाने लगे तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये अल्लाह दित्ता एंड कंपनी वैसे नहीं लगा सकती, आप यहाँ पे पहले ट्रेड लाइसेंस लें। ट्रेड लाइसेंस जी आपने सर। ले लिया LLC का, ABC LLC। अब जी मुझे बिल्कुल। बताएं कि जो फैक्ट्री है, क्या आपकी अल्लाह दित्ता एंड कंपनी की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है? की सर अच्छा, जो ट्रेड लाइसेंस लिया है वो ABC LLC के नाम पे लिया है। जी, ठीक है, तो वो फिर हमारी अल्लाह दिता कंपनी की तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं वो होगी। अलग कंपनी बन जाएगी। ठीक है, अलग उसकी आपने कंपनी बन लीगल जाएगी। हैसियत देखनी है, वो जी एक अलग बिल्कुल। कंपनी बन गई है। बिल्कुल। ठीक है, इस चीज को आपने देखते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि लोग बैठे होते हैं पाकिस्तान में कंपनी होगी बहुत बड़ी सी, वो एक अपना ब्रांच ऑफिस, उन्होंने इधर एक ऑफिस खोलना होगा ना, तो ऑफिस खोलने के लिए वो एक लाइसेंस ले लेंगे LLC का, और कहेंगे हमारी ब्रांच है यूएई में, हमारी ब्रांच है। आपने उनके कहने पे नहीं जाना, आपने उनका ट्रेड लाइसेंस देखना है कि वो वाकया एज अ ब्रांच रजिस्टर्ड है, कहीं LLC तो नहीं है रजिस्टर्ड। ठीक है, और ब्रांच का लाइसेंस कैसे होता है मेरे ख्याल से बाकी सबको तो पता ही है, फैसल अभी आपको तो बड़ी अच्छी तरह से पता है। ठीक जी है, जी सर बिल्कुल। उसके ऊपर ट्रेड लाइसेंस के ऊपर लिखा हुआ होता है ब्रांच, ब्रांच ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ब्रांच ऑफ अ पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी, ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी। अगर ट्रेड सर लाइसेंस पे आपने ऐसे अगर लिखा होता ना, LLC रजिस्टर करा दी, बेशक वो अल्लाह दिता एंड कंपनी के नाम पे करा दी, वो तो बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी वो तो होगी। सेपरेट एंटिटी बन गई ना। इस चीज हाँ, को आपने उसका देखना तो है कि आपने ब्रांच सिर्फ लफ्जी मानी नहीं है ना। ठीक है, कि आपने एक बंदा है, उसने अगर पाकिस्तान में भी अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है और एक छोटी सी कंपनी उन्होंने यूएई में भी इस्टेब्लिश करवाई हुई है, तो वो कहा करता था उर्फ आम में जैसे कहते हैं ना कि हमारी ब्रांच है उधर। टेस्ट पर्पज के लिए आपने उसके कहने पे नहीं जाना, उसको लाइसेंस उठा के देखना है। ठीक है, ऑफिस, फैक्ट्री, सर वर्कशॉप, ब्रांच। रिपीट कर देंगे? मेरी काइंडली लाइट चली गई थी बीच में ना, ये जो सर ब्रांच के कौन सा? जिक्र कर। सर सर ब्रांच का ब्रांच जब मैंने जिक्र। आपको ये बताया कि ब्रांच से मुराद ये है कि आपके ट्रेड लाइसेंस पे लिखा हो ब्रांच। ठीक है, सिर्फ तब हम इसको ब्रांच समझेंगे। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है ना कि आप उर्फ आम में कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपकी एक कंपनी थी पाकिस्तान में ABC LLC, आपने यूएई में भी एक ट्रेड लाइसेंस ले लिया किसी ABC LLC का, पाकिस्तान में ABC प्राइवेट लिमिटेड थी, यहाँ पे आपने ABC LLC का ले लिया लाइसेंस। अब आप आम जुबान में कहते रहे कि यार वहाँ पे हमारी एक ब्रांच है, लेकिन लॉ के नज़दीक वो ब्रांच नहीं है, वो LLC है, वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एक सेपरेट कंपनी है। एंड दैट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन यूएई। वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनेगी, वो पता है क्या बनेगी? वो एक रेजिडेंट पर्सन बन जाएगी जो यूएई में इनकॉर्पोरेट हुई है। सर ओनर चाहे उसका सेम हो। हाँ बेशक सेम हो, ऑनर से तो देखें, LLC कंपनी का तो ऑनर से ताल्लुक ही नहीं है, यूरिडिकल पर्सन है। हाँ सही। ठीक है,
सर इसकी ओके जी, इम्प्लीकेशन यानी कि यही लाइसेंस को यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन ये हो जाएगी अगर वो एलएलसी लिखा हुआ है तो वो वर्ल्ड वाइड इनकम पे उसको टैक्स देना पड़ेगा यूएई में, और अगर ब्रांच लिखा होगा तो फिर उसको सिर्फ यूएई के अंदर ही टैक्स देना पड़ेगा, यूएई इनकम पे देना पड़ेगा। इसकी इम्प्लीकेशंस ये होंगी। बिल्कुल। बाकी रही फैक्ट्री, फैक्ट्री तो आप देखें, आपको पता है कि या तो आपने यूएई में फैक्ट्री लगाने के लिए कोई ना कोई ट्रेड लाइसेंस लिया होगा। अगर एलएलसी का तो वो सेपरेट है, अगर ब्रांच का है, फैक्ट्री वैसे तो लगाई नहीं जा सकती, टैक्स लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम कमर्शियल लॉ से मिला के पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि फैक्ट्री वैसे नहीं लगाई जा सकती जब तक हमारे पास यहाँ का ट्रेड लाइसेंस नहीं है। हम ना ऑफिस ले सकते हैं ना फैक्ट्री ले सकते हैं, वो लगाएंगे तब जब यहाँ का हमारे पास ट्रेड लाइसेंस आ जाएगा, और हमें उस ट्रेड लाइसेंस से देखेंगे कि ये फैक्ट्री या ब्रांच ऑफिस है, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या एक सेपरेट कंपनी बन गई है। पॉइंट समझे? जी सर। नहीं, मुझे वो वाला पार्टिसिपेंट चाहिए, वो स्टूडेंट चाहिए जो कहे मुझे नहीं समझ आई। सर जो सेल्स के जो 4-5 बंदे आपने शुरू में एग्जांपल दिए थे, वो हमने पर्सन्स अगर यूएई में सेल्स के लिए मार्केटिंग के लिए रखे हुए हैं तो वो कौन से लाइसेंस पे लाइक वर्क करेंगे? सिर्फ उनका काम ही है कि उन्होंने क्लाइंट्स को अर्न करना है, तो उनके लिए कौन सा ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा या क्या होगा? नहीं, देखिए, अगर इधर बंदे रह रहे हैं ना, फर्ज करें कि फैमिली वीजा पे रह रहे हैं, ठीक है, आपने उन्हें कहा भाई अपने घर में बैठ के मार्केटिंग करो, ठीक है, या आप आउटसोर्सिंग करवा लेते हैं। जो लोग इधर यूएई के सिटीजन से, यूएई के हैं ही, नेशनल हैं, वो आपसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सर्विसेज दे रहे हैं, वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको ज़रूरत नहीं होती किसी ट्रेड लाइसेंस की, ठीक है, वो आपके एम्प्लॉयमेंट पे हैं, उनके पास ठीक। वीज़ा कौन सा है, उनको एम्प्लॉयमेंट वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है, दे आर नेशनल, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल मिल दे सकते हैं इसकी। हाँ, प्रैक्टिकली ये वाली चीज़, एक क्वेश्चन आएगा कि अगर इधर कोई पाकिस्तानी रह रहा है, वो कौन से वीज़े पे है, अगर वो काम पाकिस्तान में कर रहा है, अगर कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है यूएई में, तो उसे यहाँ का वीज़ा किसने इशू किया, बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, ठीक है। सर वो कौन सी डोमेन में आता है, ये जो भी लाइक पाकिस्तानी रह रहे हैं तो वो किस डोमेन में कवर होंगे? देखिए, मैं अब इधर फर्ज करें कि मेरी अपनी कंपनी है, मैं उसके इन्वेस्टर वीज़ा पे हूँ। कई लोग होते हैं वो यहाँ पे रह रहे होते हैं, वो किसी कंपनी के साथ जॉब कर रहे होते हैं, तो उस कंपनी ने उन्हें वीज़ा लेके दिया होता है। अब जो इनका एक क्वेश्चन बनता है ना कि यहाँ पे अगर बंदे रह रहे हैं 4-5, हमारे सेल्समैन हैं, वो किस वीज़े पे रह रहे हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें कि आपने सेलमैन रखे हुए हैं, आप पाकिस्तान में, आपने सेलमैन दुबई में रखे हुए हैं, वो यहाँ पे अगर किसी इन्वेस्टर पे रह रहे हैं या वो इधर किसी और कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट करके रह रहे हैं, तो क्या वो आपकी कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी में काम कर सकते हैं? ये एक कंडीशन है, लेकिन ये वाली चीज़ बहरहाल ये नहीं कह सकती कि वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल लॉ आपको कहता है कि जो चीज़ फ्रीक्वेंटली की जाए प्लस वो एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में ना आती हो, ये एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में आ जाती है, वीज़ा उनको कोई भी है, ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन से शायद थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाए, काउंट होगा या नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि लाइक अगर पाकिस्तान में आपने देखा बहुत सारे लोग जैसे एम्प्लॉयर के अंडर एम्प्लॉय हैं और जॉब कर रहे हैं और साथ अपना फ्रीलांसिंग भी करते हैं शाम में या कोई दूसरा काम करते हैं। अगर यूएई के अंदर मैं एक कंपनी एबीसी के अंदर एम्प्लॉय हूँ और सैलरी ले रहा हूँ और मैं आईटी प्रोफेशनल लाइक, और मैं शाम में जाके वो अपनी आईटी की सर्विसेज किसी अपवर्क या फाइवर के ऊपर सेल करता हूँ या वैसे किसी प्लेटफॉर्म पे, तो क्या मुझे जो उसके अगेंस्ट पे मैं किस तरीके से वहाँ पे वो काम कर सकता हूँ? लाइक मुझे वो ऑब्वियसली मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसे आएंगे उन सर्विसेज के अगेंस्ट। सर आप मुझे एक बात बताएं, आप शुरू से क्लासेस ले रहे हैं? जी सर, बिल्कुल ले रहा हूँ सर, पहली हाँ, 3 मुझे क्लासेस में पहली 3 जी, मैं लेट गया। ये पहली चीज़ लाजमी सुनिएगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके। सर सर आपने एक एग्जांपल दिया कि अगर 3 सेल्स पर्सन या जैसे आपको पता है कि वहाँ पे आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी, वो आएगा, ठीक है। इसका एक रूल ऑफ थंब आप ये भी समझ सकते हैं कि देखें, अगर आपकी कोर टीम जो आपकी कोर बिजनेस से रिलेट करती है ना, मिसाल के तौर पे टैक्स कंसल्टेंट यूएई में बैठा हुआ है या मार्केटिंग टीम बैठी हुई है, तो फिर आप कहते हैं लोगों को कि हाँ यार, मेरी वहाँ पे बंदे मैंने रखे हुए हैं, वो मुझे, मेरे पास दुबई के क्लाइंट मुझे पकड़ पकड़ के देते रहते हैं, या मेरी टैक्स कंसल्टेंट जो दुबई में मौजूद है वो वहाँ की सर्विसेज दे रहा है,
लेकिन अगर कुछ सपोर्ट लेवल की सर्विसेज आ जाती है ना, जैसे यूके में या यूएसए में जो कंपनीज हैं वो अक्सर फाइबर अपवर्क के थ्रू पाकिस्तानी इंडियन को हायर कर लेते हैं, तो वो चीज़ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में चले जाती है। अगर फर्क करें कि एक अकाउंटिंग या टैक्स की कंपनी है पाकिस्तान में, उसने यूएई में आईटी की टीम रखी हुई है, आईटी की टीम रखी हुई है, तो वो कोर एक्टिविटी नहीं है, वो एक सपोर्ट स्टाफ है। जब तक कोर एक्टिविटी ना हो या सेल की टीम ना हो, हम उसको ये नहीं समझते कि हमारा बिजनेस है। सर टैक्स कंसल्टेंट अगर होगा सिर्फ तो उसमें बिजनेस कैसे होगा? नहीं, टैक्स कंसल्टेंट भी आप सिर्फ सपोर्ट वाली डेफिनेशन में ना लेके जाएं। जब वो इधर एक्टिवली क्लाइंट ला रहा हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, लोगों से मिल रहा हो, तब। वरना अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपकी टेस्ट की आप यूके के टेस्ट की का काम देते हैं, बेशक आप मुझसे भी लेते रहें, मैं आपको ये तो नहीं कह सकते कि यूएई में आपका बिजनेस है। जब तक मैं यूएई के क्लाइंट्स, या तो मैं यूएई में जाके अंग्रेजों से मुलाकात कर रहा हूँ, यूके के लोगों के से मुलाकात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फेस हूँ आपका बिजनेस करने का। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ आपको एक टेक्निकल सपोर्ट दे रहा हूं, तो देन यू कैन नॉट से इट इज बिजनेस। राइट। ठीक है। सर, इन केस अगर मैं इधर दुबई में बैठा हूँ और मैं एक कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन एक और कंपनी जो पाकिस्तान की बेस्ड है, उनके बिहाफ पे मैं यहाँ पे मार्केटिंग कर रहा हूँ और उनको क्लाइंट्स पकड़ के दे रहा हूँ, तो क्या वो कह सकते हैं कि मैं इधर जो है वो हमारा बिजनेस है दुबई में? काम आप क्या कर रहे हैं, दोबारा बोलें। मैं एक एबीसी कंपनी एलएलसी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और फ्री टाइम में मैं एक पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी के लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ और उनको यहाँ से क्लाइंट्स पकड़ के दे रहा हूँ। आप हैं पाकिस्तान में बैठे हुए? नहीं नहीं, मैं दुबई में बैठा। हाँ, आप अगर क्लाइंट पकड़ के ऐसे मुस्तकिल बुनियादों पे दे रहे हैं उन्हें, तो जैसे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, अगला बंदा तो कहेगा लेकिन ना कि मैं भाई मैं जी जी, लेकिन बेशक आप मैं बेशक मान किसी लें। और कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉय जो भी हो, देखें, एम्प्लॉयमेंट हाँ, वीजा ओके। कॉन्ट्रैक्ट हम साइड पे रखते हैं। हम देखते हैं कि अगला बंदा जो ऑनर होगा, क्या वो ये सोचेगा कि हाँ मेरा यूएई में बिजनेस है। वन टाइम या दो टाइम आ जाना एक अलग चीज है। सर लेकिन फिर ऐसी, जैसे आपने अपनी एग्जांपल दी यूके में कि आपके क्लाइंट्स तो है ना यूके से, तो फिर आपने कहा कि लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि यूके में मेरा बिजनेस है, तो ये जो अभी जो इन्होंने एग्जांपल दी है वो भी तो उसी तरीके से नहीं हो जाएगी? नहीं, अगर मैंने यूके में कोई बंदा बैठा हुआ है ना, एक होता है यहाँ पे बैठ के मैं क्लाइंट लाऊं, पूरी दुनिया के लोग ये करते हैं, लेकिन ये कहने में कि मेरा यूके में बिजनेस है और मेरे पास यूके के क्लाइंट्स हैं, दोनों में फर्क होता है। वरना पाकिस्तान में जो फाइबर और अपवर्क पे लोग काम करते हैं, वो हर किसी को ये कहते हैं कि मैं फाइबर पे सर्विसेज देता हूँ या मैं फ्रीलांसर हूँ। वो ये नहीं कह सकते कि मेरा यूएसए में बिजनेस है। लेकिन अगर उन्होंने 4 बंदे रखे हो ना वहां पे सेल टीम के, तो फिर वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं तो फ्रीलांसर हूँ। नहीं सर, जैसे अभी ये जो एग्जांपल इन भाई ने दी है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल वो आपका फेस नहीं है, वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो जस्ट आपको रेफर कर रहा है केसेस, तो तब तो आप नहीं कह सकेंगे ना कि आपका बिजनेस है, बिकॉज वो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ना आपके नेम को, वो जस्ट केसेस आपको रेफर कर रहा है। तो ये वही फाइवर वाली सिचुएशन नहीं होगी कि जस्ट एक नहीं, प्लेटफॉर्म से जैसे आपको ये काम मिलता है? अभी आपने थोड़ी सी लाइन को डिम कर दिया है, लेकिन किसी हद तक आपने एक जजमेंट अप्लाई करनी है। मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, मैं आपको रेफर कर देता हूँ, दिस इज वन थिंग, ठीक है। लेकिन मैं बाकायदा तौर पे किसी अनस्पोकन एग्रीमेंट के तहत, किसी अनरिटन एग्रीमेंट के तहत भी आपको यहाँ पे रेगुलरली क्लाइंट्स पकड़ के दे रहा हूँ। दोनों में आपने थोड़ी सी जजमेंट देखनी है। वैसे अगर आपका कोई दोस्त है जो यूके में बैठा हुआ है, उसने आपको कोई एक अदद क्लाइंट दे दिया, तो ये आप नहीं कह सकती हैं कि परमानेंसी का एलिमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। आपके किसी दोस्त ने वहां से रेफर कर दिए, किसी जानने वाले ने रेफर कर दिए, दिस इज समथिंग एल्स। लेकिन परमानेंट वहां पे सेल आपका स्टाफ मौजूद हो, वो आपके लिए काम कर रहा हो, क्लाइंट जा जाके ढूंढता हो और आपको रेफर करता हो, अब वो आपका एक बिजनेस है वहां पे। अब आपका एक बिजनेस एलिमेंट मौजूद है, बिजनेस एजेंट मौजूद है वहां पे। और इसको इतना प्लीज यानी कॉम्प्लेक्स कि ना सर लीजिएगा। ऐसे ही होगा अभी जैसे हम बिजनेस के लिए प्रॉपर कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे जो है वो ड्यूरेशन देखेंगे कि रेगुलरिटी कितनी है, कि कोई जाके आपके लिए कोशिश करके रेगुलर बेसिस पे आपको काम ले ला के दे रहा है।
लेकिन अगर रेफर करने का है कि चलो आ गया तो आपको काम दे दिया, तो ये एक डिफरेंस हो सकता है ये जज करने में। कह लें किसी हद तक, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो जी जी। सर, ये हम टैक्स नॉन रेजिडेंट्स के रिलेटिव देख रहे हैं ना। ऑफिस, फैक्ट्री, ब्रांच, इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जब भी ये प्रोसेस होंगे तो उनके लिए ट्रेड लाइसेंस दिया जाएगा। तो आइदर वो जुरिडिकल पर्सन या नेचुरल पर्सन रेजिडेंस के कैटेगरी में फॉल नहीं होंगे। तो डिफरेंस क्या होगा टैक्स रेजिडेंसी और टैक्स नॉन रेजिडेंसी के हिसाब से? अच्छा, मैं ये वाली चीज़ एक बताऊँ, ये वजाहत का क्वेश्चन है कि ये तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ बिजनेस के हवाले से। अगर हम ये ऑफिस को देखें, फैक्ट्री को देखें, वर्कशॉप को देखें, ब्रांच को देखें, हमने अगर ऑफिस लेना है, इधर लिखा हुआ है ऑफिस, तो मैंने अगर इधर ऑफिस लेना है तो मैं तो ट्रेड लाइसेंस के बगैर ले ही नहीं सकता। जब मैं ट्रेड लाइसेंस लूंगा तो उस ट्रेड लाइसेंस के ऊपर मैंने देखना है कि एलएलसी लिखा हुआ है या ब्रांच लिखा हुआ है। तो फिर यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है ऑफिस, इसका क्या मतलब रह जाता है? ठीक है, जब उसकी ट्रेड लाइसेंस की लीगल टाइप पे सब कुछ डिपेंड करता है। ये वो चीज़ है जिसको मैं अपने पिछले बैचेस में हमेशा एड्रेस करता आया हूँ। जितने भी लॉज बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे। मिसाल के तौर पे अभी तक कमर्शियल लॉ के मुताबिक ये बेसिकली जो यूएई का टैक्स है, ये किसी हद तक रिफ्लेक्शन है यूरोप टैक्स की। वहां पे भी कई चीज इसी तरह की, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे ममालिक हैं, आपको ऑफिस लेने के लिए ट्रेड लाइसेंस नहीं चाहिए होता। कई जगहों पे आपको फैक्ट्री लगाने के लिए ट्रेड लाइसेंस नहीं चाहिए होता। कई मुल्कों में वर्कशॉप के लिए नहीं चाहिए होता। जो लॉज बनाई जाती हैं ये बनाई जाती हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे। अगर कल किसी लॉ को रेप्लिकेट कर दिया जाए तो ऐसे ना हो कि आपको सारे का सारा लॉ ही चेंज करना पड़े। एज्यूम करें कल आपका कमर्शियल एक्ट खत्म कर दिया जाता है, रेप्लीट हो जाता है। रेप्लीट ही पढ़ते हैं ना, राइट? क्योंकि मैंने रेप्लिकेट का वर्ड इस्तेमाल किया विच मीन समथिंग एल्स। ओके, तो वजाहत आप ये कह रहे हैं कि एक लॉ खत्म हो गया, फिर कहें कमर्शियल लॉ खत्म हो जाता है, कहते हैं ठीक है अब आपको ट्रेड लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि इधर लिखा होता कॉर्पोरेट टैक्स में कि भाई आपने ट्रेड लाइसेंस देख के फैसला करना है, आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। आप कैसे फैसला करते? तो इसलिए लॉ इस तरह से बनाया जाता है ज़्यादातर कि वो स्टैंड अलोन बेसिस पे रहे। एक लॉ के मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाने से ऐसे नहीं होता है कि हर जगह पे फ़र्क पड़ जाए। ठीक है, अब अगर बिल फर्ज एलएलसी और ब्रांच वाली रिक्वायरमेंट ख़त्म भी कर दी जाए तब भी हम ऑफिस देख के, फैक्ट्री देख के फैसला कर सकेंगे कि ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। लेकिन अभी की कंडीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ठीक है, समझ आ रही है वजाहत? जी जी सर, नाउ आई गॉट इट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। अच्छा, अब मेरे ख्याल से फिक्स्ड और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो। ठीक है, हाँ सब्जेक्टिव है, बहुत डिटेल में आप जाएंगे तो इसमें क्वेश्चन निकलते रहेंगे। अब सर आपको मेरा एक मैगजीन क्वेश्चन समझ है आ सर। गया फिक्स्ड और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इसका मतलब? जी अच्छा सर, एक कंपनी यहाँ पे फर्ज करें, जैसे कंपनी डॉट लिमिटेड के नाम से मैंने अक्सर कंपनी देखी है यहाँ पे यूएई में। तो क्या वो ब्रांचेस होती हैं सर बाहर वाले, मतलब ये यूके वगैरह की? कौन सी, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था। यानी कि अब देखें, कौन सी? यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनी है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, मतलब उनके नाम के आता है आगे, जैसे यूनिपैक्स डेयरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ऐसे करके। सर क्या वो ब्रांचेस होती हैं या उनका क्या, वो यहाँ पे किस नाम, किस तरह रजिस्टर होती हैं या किस तरह वो? देखें, आपने उसका ट्रेड लाइसेंस उठा के देखना है। ठीक है, आपने ट्रेड लाइसेंस उठा के देखना है उस पर क्या लिखा होता है। ज्यादातर जो यूएई में है, यूएई में ज्यादातर ये जो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, ये बताइए इसलिए था कि लोग उर्फ आम में बात करते हैं। जैसे आम जुबान में बात की जाती है ना, फलां जगह पे मेरी ब्रांच है, तो मैंने आपको वहां पे बताया कि उनके कहने पे नहीं जाना, हो सकते हैं उन्होंने एलएलसी का लाइसेंस लिया और वो ब्रांच लगे हों। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो तमाम प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन सर उनका टीआरएन भी है ना, मतलब टीआरएन नंबर है उनका? टीआरएन ब्रांच की भी रजिस्ट्रेशन होती है, ब्रांच की भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। अगर आपका ट्रेड लाइसेंस के ऊपर लिखा हुआ है
ABC प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान, उस ब्रांच की भी रजिस्ट्रेशन होगी कॉर्पोरेट टैक्स की, उसका ये तो सर TRN होगा। ब्रांच जो वर्ड है ये मेंशन होना लाजमी नहीं है। नहीं मैं नहीं समझा प्लीज अब्दुल रहमान, थोड़ा क्लियर करें आपका क्वेश्चन, अपना मैंने क्वेश्चन। कहा कि जो उसका नाम है उसके अंदर ब्रांच जो वर्ड है वो मेंशन होना लाजमी नहीं है, कहने का मतलब है आपका? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने ट्रेड लाइसेंस देखना है, वहां पे अगर ब्रांच मेंशन है तो वो ब्रांच है, अगर वहां पे LLC मेंशन है तो वो एक सेपरेट जुरिडिकल पर्सन है। ठीक है, चाहे आपके अगर ऑनर है ना, आप एक कंपनी में काम करते हैं, उसका नाम है अब्दुल रहमान प्राइवेट लिमिटेड, आपके ऑनर बेशक कहें कि यार मेरी अब्दुल रहमान प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच है UAE में, वो कहते रहें, आम जुबान में हम ऐसी कहते हैं ब्रांच, ठीक है, लेकिन आपने उनको कहना है कि अच्छा भाई वो जिस जगह को आप ब्रांच कह रहे हैं जरा उसका ट्रेड लाइसेंस दिखाएं, आप ट्रेड लाइसेंस देखें तो हो सकते हैं ऊपर लिखा हो अब्दुल रहमान LLC। ठीक है, लोग आम जुबान में ब्रांच पता है किसे कहते हैं, वो तो एक छोटा ऑफिस होता है। सही, ठीक हो गया सर, ठीक हो। अब ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को अगर मैं लॉ में जाके देखूंगा उसकी वो तमाम डेफिनेशन पर हूँ, ये वो इतने कोई उन्होंने बनाए हुए हैं टेस्ट, एक जगह पे FTA की गाइडेंस मौजूद है कि आपने प्लेस ऑफ बिजनेस टेस्ट देखना है, परमानेंसी टेस्ट देखना है, लॉन्ग टर्म एंट्री टेस्ट देखना है, एक बिजनेस एक्टिविटी टेस्ट देखना है, वो आपकी को सर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, क्या वो आपकी सेल्स है, आपकी को इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, या सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट है, अगर टेक्निकल सपोर्ट है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारी लंबी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको उसका क्रश आपको बता दिया, अंडरस्टैंडिंग आपको बता दी, जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है ये सदाबहार है, सिंपल सा टेस्ट है जो आप करके समझ सकेंगे प्रैक्टिकल में। अगर आपने पेपर देना है, कहीं कहीं टेस्ट देना है, तो फिर इन चीज़ों को रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है कि 4 टेस्ट होते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस टेस्ट, परमानेंट टेस्ट, डिस्पोजल टेस्ट, बिजनेस एक्टिविटी टेस्ट, अगर लेकिन अगर आपको के सामने सिनेरियो आएगा फिर आपने वो चीज़ें अप्लाई करनी है जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, ये स्लाइड इंशाल्लाह आज आपसे शेयर कर दूंगा, अगर किसी को रट्टा मारने का भी शौक है ना, याद करने का, वो भी बेशक कर ले, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग बरकरार रखनी है। क्लाइंट्स पे आपको वो अंडरस्टैंडिंग काम आएगी जो मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में बता दिया। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है जी, छोटा सा सर। सर जैसे आपने बताया कि ड्राइव फ्रॉम सोर्स इनकम हो वो भी नॉन रेजिडेंट में फॉल कर जाती है, नेक्सस क्रिएट हो जिस तरह के आपने लॉ में बताया था, नेक्सस ये होता है कि उसमें प्रॉपर्टी में उसने किया हो, इनकम ड्राइव कर रहा हो तो वो नेक्सस हो जाता है। तो सर जो प्रॉपर्टी में इनकम ड्राइव हो रही है वो भी तो स्टेट सोर्स इनकम ही है, तो ये उस चीज को जब वो कवर कर रहा है तो फिर नेक्सस क्यों हम लेकर आए जब एक अवेलेबल ऑलरेडी चीज है? क्योंकि प्रॉपर्टी अगर मिसाल के तौर पे दुबई की है तो दुबई सोर्स इनकम या स्टेट सोर्स इनकम नहीं होगी वो ऑलरेडी। जो नेक्सस को एक अलग किया गया उसकी वजह ये थी कि नेक्सस का रूल बाकी इनकम फ्रॉम स्टेट सोर्स एक्टिविटी से डिफरेंट था। मिसाल के तौर पे अगर नेचुरल पर्सन कोई पैसे कमाता है जी सर। इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो वो मेंशन करना था कि नहीं इंडिविजुअल पे ये वाला लॉ नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, ठीक। और बाकी अगर ये कहीं ना कहीं आप इस लिहाज से ठीक कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, जैसे अगर आपकी UAE में ब्रांच है या UAE में वेयर हाउस है तो वहां से आपको स्टेट सोर्स इनकम भी आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सर। या अगर नेक्सस की बात की जाए तो नेक्सस से मुराद इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में फैक्ट्री भी आती है, वेयर हाउस भी आती है। तो इसका मैंने आपको बिल्कुल। सोल्यूशन बता दिया कि इसका ये हम तमाम चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, ये 3 वजूहात हैं, इनकी बिना पे एक हमारे लिए एक पर्सन टैक्सेबल नॉन रेजिडेंट पर्सन बन जाता है। तो वजूहात ओवरलैप भी कर दें तो कोई वजह नहीं है, हमारा जो डिसीजन है वो एक ही है, एक ही सट्टे के नीचे है। ठीक है, ठीक है सर। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, ड्राइव स्टेट सोर्स इनकम। ओके, बड़ा सिंपल से, इसके पहले हम 2 जरा पॉइंट पढ़ते हैं, आपको ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी। जब भी आपने कोई पैसे कमाए हैं, जब भी आपने कोई पैसे कमाए हैं UAE रेजिडेंट पर्सन से, रेजिडेंट पर्सन से मुराद वो UAE में इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है या UAE में उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, या आपने किसी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से पैसे कमाए हैं, आपने UAE में मौजूद किसी ब्रांच से कोई ट्रेड की है, आपने किसी कंपनी से डील की है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी विच इज इन UAE, जिससे उसे रेंटल इनकम आ रही है, जहां पे उसका नेजर था, वो क्या है, वो स्टेट सोर्स इनकम है।
मेरी कंपनी यूएई में है, इससे आप कोई सेल करेंगे, इसे कोई पैसे कमाएंगे, वो आपकी स्टेट सोर्स इनकम है। आपकी कंपनी की ब्रांच यूएई में है, आप उस ब्रांच से कोई सेल करेंगे, उसे कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो यूएई सोर्स इनकम है। ठीक है, हम जरा इसको डिटेल में देखते हैं अगली स्लाइड पे, अगले नोट्स पे, कि कौन कौन सी चीजें इसमें फॉल कर सकती हैं। एक थर्ड चीज रह जाएगी, वो है इनकम इज अदरवाइज एक्लूड इन और डिराइव फ्रॉम एक्टिविटीज परफॉर्म, एसेट लोकेटेड, कैपिटल इन्वेस्टेड, राइट्स यूज्ड, सर्विसेज परफॉर्म और बेनिफिटेड फ्रॉम इन द यूएई। हाँ जी, ये कुछ एग्जांपल हैं। आपने यूएई में मौजूद किसी कंपनी को या किसी ऐसी कंपनी को जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में था, उसे कोई गुड्स बेची हैं, कोई उसे सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, कोई उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट की है, कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगेन बताऊंगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इंडिविजुअल पे या नेशनल पर्सन पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है, इनकम फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, इनकम फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये तमाम चीजें स्टेट सोर्स इनकम है। क्वेश्चन? सर इसमें डिविडेंड फर्ज करें कि मैंने साले के यहाँ पे लिए थे शेयर्स, उनसे जो डिविडेंड मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ये इस कंडीशन में आपको सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की एग्जेम्पशन दी गई है, इसीलिए एज ए नेचुरल पर्सन उसे सेपरेट किया गया था। लेकिन जब यहां पे बात आएगी तो यस, इट इज स्टेट सोर्स इनकम। ठीक है, सही हो गया सर। एनीवन? अच्छा, आप मुझे बताएं, आपके सामने 3 वजूहात लिखी हुई हैं जिसकी बिना पे कोई नॉन रेजिडेंट, आपके पास टैक्सेबल पर्सन भी आ गया, नॉन रेजिडेंट, आपके पास रेजिडेंट पर्सन भी आ गया, नॉन रेजिडेंट पर्सन भी आ गया, नॉन रेजिडेंट पर्सन की 3 वजूहात भी आ गई। हाँ जी, अब मुझे बताएं इसमें से किस किस को यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। हाँ जी, ये वाली चीज आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस के की बुनियाद पे आंसर करना है। किस किस के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होना चाहिए? सर दोनों के लिए, रेजिडेंट पर्सन के लिए तो हो गई, जो रेजिडेंट पर्सन होगा, जो ब्रांच वगैरह है उसको भी रजिस्ट्रेशन। ओके, मैं जरा सा एक क्वेश्चन रैंडमली एक पार्टिसिपेंट को डिस्टर्ब करूंगा। सोहेल अवेलेबल है? सोहेल या मोहसिन भट्ट? यस सर। ओह गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं, रेजिडेंट पर्सन, जुरिडिकल पर्सन, क्या उसे अपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, उसे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है, होनी चाहिए? यस सर, बिल्कुल अगर उसका सिर्फ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है, उसको जरूरत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। अगर कोई इंडिविजुअल है, 1 मिलियन dirham से कम का टर्नओवर है, जी सर। क्या उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होनी चाहिए? नेचुरल पर्सन है सर। हम्म, हाँ नहीं सर, जरूरत नहीं है सर। नहीं होनी चाहिए। 1 मिलियन dirham से ऊपर का टर्नओवर है और वो बिजनेस एक्टिविटीज से है, एम्प्लॉयमेंट से नहीं है, रियल एस्टेट से नहीं है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट से नहीं है, अब होनी चाहिए? रेगुलर एक्टिविटी है और 1 मिलियन से अबव है सर, होना चाहिए। होना चाहिए। नॉन रेजिडेंट, तो अच्छा, नॉन रेजिडेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी यूएई में कोई ब्रांच है, कोई उसका वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, क्या उसे यूएई जी में जरूरत होनी चाहिए अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाने की? जजमेंट जो आपके सर। मुंह में आते हैं आपने बोल देना है। सर अगर कि उसका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस है जहाँ से वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा है, तो फिर तो उसको रजिस्टर होके वहाँ टैक्स देना चाहिए, जो यूएई सोर्स इनकम है उसकी, जो मैं समझता हूँ सर। ओके, डिराइव स्टेट सोर्स इनकम, वो यूएई से सोर्स इनकम कमा रहा है, यानी आप वहां पे बैठे हुए मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या आप किसी फैक्ट्री को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जरूरत होनी जी चाहिए या सर। नहीं होनी चाहिए?
मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैं सर सर्विसेज दे रहा हूँ यूएई हाँ में। या हाँ या किसी को गुड बेच रहे हैं, किसी यूएई बेस्ड कंपनी को या किसी यूएई की बेस्ड ब्रांच को। और मैं नेचुरल पर्सन हूँ सर। चाहे नेचुरल पर्सन हो या कंपनी में, आप पाकिस्तान में हैं। सर जुरिडिकल पर्सन है तो फिर तो होना चाहिए, अगर नेचुरल है तो फिर सर मैं समझता हूँ नहीं ओके, होना चाहिए। आप किसी ऐसी कंपनी में आज तक आपने काम किया है जो यूएई में सर्विसेज सामान बेचती हो, भिजवाती हो, एक्सपोर्ट करती हो? नहीं सर। ओके, आगे चलते हैं। अगर किसी का यूएई में किसी जुरिडिकल पर्सन का, पाकिस्तान में किसी जुरिडिकल पर्सन का यूएई में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नेक्सस है, उसे जरूरत होनी चाहिए नहीं? अगर जुरिडिकल पर्सन है तो फिर सर होनी चाहिए, वहाँ उसका नेक्सस है ना सर, हैज अ नेक्सस इन अगर यूएई। नेचुरल पर्सन है, नेचुरल है तो फिर नहीं है सर, उसकी ठीक है। एग्जम्पशन है। ओके, सोहेल के मैंने कॉन्सेप्ट जान लिया। मैं एक और क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, इश्तियाक अब्बासी, सर मुझे ये बताइए आप कहाँ पे एग्री नहीं करते उनसे? सोहेल से आप कहाँ पे एग्री नहीं करते? कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट? रेजिडेंट पर्सन जुडिकल इनकॉर्पोरेटेड इन यूएई, उसे कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन की जरूरत होनी चाहिए? Anyone else? जी सर, होनी चाहिए। ओके, अच्छा नहीं, सैफुल्ला अवेलेबल होंगे? नादिया कंफर्टेबल है आंसर करने में? मुझे एक पार्टिसिपेंट चाहिए जो मेरे क्वेश्चन को आंसर करें। ओके, टेस्ट कर लेते हैं। अब्दुल रहमान, बल्कि आप सभी बताइएगा, यूएई में एक रेजिडेंट पर्सन है, जुरिडिकल पर्सन है, इनकॉर्पोरेटेड इन यूएई, क्या आपके ख्याल में यूएई में उसे कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर होना चाहिए? यस सर। जी सर। ओके, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है? यस सर। यस सर। अगर नेचुरल पर्सन है और 1 मिलियन dirham से ज्यादा का रेवेन्यू है, यूएई में बिजनेस कर रहा है? यस सर। यस सर। नॉन रेजिडेंट है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट उसकी, कोई ब्रांच, कोई ऑफिस, कोई समथिंग इज इन यूएई, यस सर। उसी के कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, करवाने की जरूरत होनी चाहिए? जो आपके जी मुंह में सर। आता है बहुत। ओके, आगे जी मुझे ये सर। बताएंगे, सोर्स स्टेट सोर्स इनकम है, पाकिस्तान में कोई कंपनी है, उसकी यूएई में एक्सपोर्ट कर देती है, वो हर उसकी सारी एक्सपोर्ट यूएई को है, क्या उसको यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर होना चाहिए? यस सर। यस सर। ओके, थर्ड, अगर उसका जुडिकल पर्सन है और उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी यूएई में, उसे कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर होने की जरूरत होनी चाहिए? यस सर। ओके, बाकी तमाम चीजें ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां पे आपको कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। वो पता है कौन सी है? नॉन रेजिडेंट पर्सन के केस में एक ऐसी जगह थी जहां पे एक बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच होता अगर कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन का करवाने का कहा जाता। आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपकी एक कंपनी है जो दुबई में सामान भिजवाती है, एक्सपोर्ट करती है, जी सर। ठीक है? आप उसे कहें कि भाई आपने यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर नहीं करवाया। कंपनी पाकिस्तान में है, वो एक्सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान से, या वहां से बैठ के सर्विसेज दे रही है, उसको आप फाइन डाल दें 10,000 dirham का। इस पे जो सबसे बड़ा इन्हें प्रॉब्लम था ये है कि उससे टैक्स कलेक्ट कैसे करेंगे, उसको पकड़ेंगे कैसे? ये एक ऐसी चीज थी जो बिल्कुल भी ना इन्फोर्सेबल थी, ना लॉजिकल थी, कि ऐसे लोग जो यूएई में सामान भिजवाते हैं या यूएई में कोई सर्विसेज देते हैं, उनको पाबंद कर दिया जाए कि यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर करवाओ वरना 10,000 dirham फाइन दे देंगे। लिहाजा सिर्फ ये जो एक वाहिद एक्टिविटी है ना, डिराइव्ड स्टेट सोर्स इनकम वाली, इसकी वजह से अगर कोई टैक्स नॉन रेजिडेंट बनता है, उसने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, ठीक है? बाकी हर किसी ने करवानी है। तो फिर सर वो टैक्स कैसे पे करेगा ऑन द यूए हाँ, इनकम एज ये एक क्वेश्चन आएगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आएगा कि वो जब रजिस्टर ही नहीं हुआ वो कैसे टैक्स पे करेगा।
सर ये काइंडली रिपीट कर देंगे कि डराइव्स स्टेट सोर्स इनकम वाले बंदे ने रजिस्टर नहीं होना। ये सर काइंडली अगर रिपीट कर दें कि क्यों नहीं डायरेक्ट होना। स्टेट सोर्स इनकम से सोहेल मुराद क्या है? मुराद ये है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप जी किसी सर। यूएई कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं, क्या आप कोई जी। यूएई में चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम्म। जी बल्कि सर। चलें आप वहां पे बैठे हुए हैं, मैंने आपसे कोई चीज इंपोर्ट कर ली, मैंने आपसे कोई चीज खरीदी, आपके डोर स्टेप से पिक कर ली, मैंने यूएई में मंगवा ली। जी। अब अगर मैं आपको कहूँ ना कि आपकी कंपनी मेरे यूएई में पोर्टल पे अगर रजिस्टर ना हुई, मैं आपको 10,000 dirham फाइन डाल दूंगा। जी। ठीक है, जरा इमेजिन करें कि आप कल गूगल को फाइन डाल देते हैं, जिसका फर्ज कर लें कि है इसका तो यूएई में ऑफिस मौजूद है, लेकिन किसी ऐसी कंपनी की एग्जांपल ले रहे हैं जो यूएई में है ही नहीं। हम्म। आप सही। पाकिस्तान किसी कंसल्टेंसी फर्म को 10,000 dirham फाइन का मैसेज आ जाता है कि आपने दुबई में कारपोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई, लिहाजा आप वहां की अथॉरिटी को 10,000 dirham फाइन दें। सही। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है ना, उसको मैं इन्फोर्स किया जा सकता है इतनी आसानी से। सर मतलब कहने का मकसद ये कि यहाँ से अगर मैं कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यूएई में, तो फिर मुझे रजिस्टर हो, इसलिए कि जो एक्सपोर्ट के बाद जो मुझे रेवेन्यू रियलाइज होगा जो फॉरेन सोर्स, उस पर तो टैक्स वो लगेगा, उस पे लेकिन तो। कैसे जी। लगेगा, वो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विदहोल्डिंग टैक्स वाला, उसके हम्म। मुताबिक लगेगा, लेकिन वो अभी तक 0% है, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन अभी तक ये याद रखना है कि अगर कोई बंदा यूएई सॉफ्ट इनकम ले रहा है ना, इस बुनियाद पे वो कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर करवाने का पाबंद नहीं होगा। पाबंद नहीं है, और इसमें कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है, मतलब जिस तरह अगर पाकिस्तान बेस्ड एक्सपोर्टर है जो यूएई को वो चीज़ें भेज रहा है यूएई में, तो उसने या इस तरह की कोई मतलब कोई कंडीशन नहीं है सर कि मतलब एक्सपोर्टर ने सिर्फ नहीं करानी, या कोई भी इनकम हो किसी भी सोर्स से हो। किसी भी सोर्स से हो, अगर बाकी उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अगर नेक्सस नहीं है, तो सिर्फ जी। स्टेट सोर्स इनकम कमाने की वजह से किसी को पाबंद नहीं किया जा सकता। क्वाइट लॉजिकल थिंग है ये, ठीक है। राइट। राइट, थैंक यू। ओके, अच्छा ये वाली जो स्लाइड है, नाउ आई बिलीव कि ये वाला हमारा जो टॉपिक है काफी हद तक खत्म हो गया। इसके मैं आपसे स्लाइड इंशाल्लाह ताला से शेयर करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम कॉर्पोरेट टैक्स की प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबने लैपटॉप लेके आने हैं, ठीक है, लैपटॉप या सिस्टम यूज़ करें। वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से हवा में नहीं हो सकती, सिर्फ आप सुनेंगे नहीं, वो आपने प्रैक्टिकली करना है साथ साथ, ठीक है। आपका बैच कब शुरू हुआ था? अगस्त में? यस सर, मे बी 24th ऑफ अगस्त को पहली क्लास, या 28th ऑफ अगस्त को। ठीक है, आप आई थिंक एक या दो क्लासेस मेरे ख्याल से पीछे हैं, शायद मिस हुई है कोई क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे प्रैक्टिकली, और आप सब लोग करेंगे, तो लेके आना सिस्टम। और जो मैं जी तो सर मेरे ख्याल से इसके लिए तो अगर हम खुद करेंगे रजिस्ट्रेशन, उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे ना? मेरा डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आपको प्रोसेस समझा दूंगा। ओके, इश्तियाक हाँ ओके। इश्तियाक अब्बासी। ये सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो पूरी दुनिया में होती है, मतलब ये पाकिस्तान में भी जो है ना परमानेंट स्टेबलिंग आप या पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, ये कंसेप्ट तो है भी दुनिया में कहीं। मैरिली सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे किसी को ये नहीं कह सकते कि ये उसकी जी ऐसे कोई पाकिस्तान में वहां से कोई बाहर से एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तानी कोई इंपोर्ट करता है, बाहर से जो बंदा पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को इंपोर्ट करता है, तो वो उसकी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कंसिडर नहीं होती। इसी तरह पाकिस्तान अगर एक्सपोर्ट करता है, वो तो जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान में कंसेप्ट है कि वहाँ से अगर कोई एक्सपोर्ट करता है तो उसका कोई ऐसा बिजनेस ऑफिस है, यहाँ से बैठकर लोकली कोई एक्टिविटी करता है, तो वो तो पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम। वो कहा कि मैरिली एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे तो ये यूएई वाले कोई अलग नहीं जा रहे दुनिया से। नहीं, अलग नहीं है। पाकिस्तान में अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग आईटी के थ्रू पैसे कमाया करते थे पहले बाहर से, उनमें से कई लोगों पे मेरे ख्याल से टैक्स लगा दिया गया।
नहीं वो तो ठीक है ना, वो तो ठीक है कि ठीक है पाकिस्तान में वो सर्विस देते हैं, पाकिस्तानी लोगों से जो है यार ना मेरा नहीं सवाल कि आप मुझे पाकिस्तान के टैक्स का आइडिया नहीं है, क्या विद होल्डिंग टैक्स है अगर बाहर से इम्पोर्ट वगैरह किया जाए या इस तरह से किया जाए? है, बिल्कुल विदहोल्डिंग है। पहले ये फुल एंड फाइनल था, अब जो है ना नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ गए हैं। जो रिल आंसर वाला कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा सा जो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज वाला है, ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन वैसे कोई गुड्स अगर इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, तो वो तो पूरी दुनिया में कहीं भी जो है ना उसकी सोर्स ऑफ इनकम सफर नहीं होती कि ये तो पूरी दुनिया से हो रहा है। मतलब पूरी दुनिया से, चाइना से, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 200 कंट्री से इम्पोर्ट हो रहा है, और पाकिस्तान भी 50-60 को तो कर रहा होगा। तो आप जब ये पैसे देते हैं उन्हें पेमेंट करते हैं, आप क्या कोई एडिशनल पैसे उसके बदले एफबीआर को जमा नहीं करवाते हैं? नहीं, ये तो इश्तियाक, मैं सर आपका ये वाला पॉइंट, मेरा क्वेश्चन है, क्या जब आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं क्या आप कोई ना कोई अमाउंट विद होल्ड करते हैं, कोई डिपॉजिट करवाते हैं एफटीए में, एफबीआर में? उनकी आवाज़ सुहेल। सर इंपोर्ट स्टेज पर जब हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट जैसे ही इंपोर्ट स्टेज पर आती है तो एक आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है। फिर वहां पर जो कस्टम अथॉरिटीज होती हैं वो जो आपके गुड्स हैं उसको चेक करके उसकी फिर एसेस्ड वैल्यू निकालते हैं। फिर एसेस्ड वैल्यू के हिसाब से आपके ऊपर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल टैक्स, ये सारी चीजें सर कस्टम अथॉरिटीज कलेक्ट करती हैं, जिसको आप सब्सिक्वेंटली अपने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफईडी या जो भी है कस्टम से रिलेटेड रिबेट्स या अपने रिटर्न्स के अंदर डिक्लेयर करके एडजस्टमेंट्स या जो भी फर्दर आपने करनी है, रिफंड्स वगैरह बनता है अगर आपका, तो वो करना होता है। तो विद होल्डिंग होती है सर इम्पोर्ट स्टेज पे, नहीं, सॉरी, इनकम आप टैक्स की और सेल्स टैक्स और सोहेल कस्टम साहब, ड्यूटी हो रही है। जी सर। नहीं, सोहेल साहब, आप एक मैं थोड़ी इंटरप्शन, ये तो उस बंदे की होती है जो पाकिस्तान में चीजें इंपोर्ट कर रहा होता है, यानी जी इसकी सर, तो इम्पोर्ट का ही पूछ रहे हैं सर। हाँ, मैं इंपोर्ट का पूछ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं जैसे पाकिस्तानी कोई एक्सपोर्ट करेगा ना, तो जो जो यूई वाला है, जो जी। इंपोर्टर होगा, उसका तो कटना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी जो है उसका हम्म। मेनली एक्सपोर्ट की बेस पे जो है वो यूएई की सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान में जो लोग देखिए मैं आपको एक एक्सपोर्ट बात बताऊं, करते हैं, इन नेचर फर्क नहीं पड़ेगा, इन अफेक्ट फर्क नहीं पड़ेगा, इन सब्सटेंस नहीं पड़ेगा, सिर्फ लीगल फॉर्म में फर्क पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे भी विद होल्डिंग टैक्स की बात की गई है, तो वहां पे किसी को ऑल उस पर भी मजीद रेगुलेशन आनी है, लेकिन जिस हद तक जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि उस बंदे को जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है उसे नहीं कहा जाएगा कि वो कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए या टैक्स पे करे, उसके लिए हाँ, विद होल्डिंग टैक्स का जो कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा इंट्रोड्यूस, उसका इफेक्ट वही पड़ेगा, इम्पैक्ट वही पड़ेगा जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट स्टेज पे टैक्स कलेक्ट होने वाला है। अगर राइट। वो तो यूएई वाले से करे ना, यूएई वाला जो इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है उससे करे ना, पाकिस्तानी से क्यों करेगा? हाँ पाकिस्तान देखिए में जो वो टैक्स में, आती है या पाकिस्तान से बाहर जाती है, तो उसका जो टैक्स कलेक्ट होता है वो पाकिस्तान का इंपोर्टर या एक्सपोर्टर होता है। वो बाहर जी जिस मुल्क बिल्कुल। को जाती, जिस मुल्क से आती है, उससे किसी बंदे से कोई टैक्स वो नहीं होता। कुछ चीजें एक्सेप्शन है, जैसे कुछ जो पाकिस्तान में आकर एक्टिविटी करती हैं, जैसे कुछ वो है ना, फॉरेन फॉरेन फ्लैग शिप्स हैं, या कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब उनको जो पेमेंट होती है पाकिस्तान में जो आके एक्टिविटी करते हैं, तो उस पे तो टैक्स विथोल्ड होता है उनसे, क्योंकि वो एक्टिविटी पाकिस्तान में कर रहे हैं। लेकिन मैरिली नहीं पे कोई इसका, इम्पोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता इसका है मैं तो आपको इससे पॉइंट समझ गया हूँ। ठीक है, वो ठीक है, दैट्स वैलिड, बट अभी तक इस पे विदहोल्डिंग टैक्स पे जब मजीद रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगी तो उस पर ये वाली चीज मजीद क्लियर होकर सामने आएगी कि वो इसको कैसे टैकल करते हैं। और क्योंकि अभी तक विदहोल्डिंग टैक्स उन्होंने कहा कि भाई ये जो स्ट्रेट सोर्स इनकम वाली होंगी ना, इनको यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी, इनसे टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, ये होगा विदहोल्डिंग टैक्स के एट 0%। तो अभी तक तो वो 0% लिखा हुआ इतना क्लियर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जब भी बनाया जाएगा इस चीज को देखा जाएगा कि किस बुनियाद पे एक दूसरे मुल्क की एंटिटी को कहा जाता है कि वो यूएई में टैक्स दे, और अगर देगी तो किस सूरत किस फॉर्म में होगा, यानी विद होल्डिंग टैक्स जो होगा, मेरे ख्याल से उसको जब इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि वो ऐसे ही होगा कि पैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे इनकम टैक्स लग रहा होगा। ठीक है, कहने को बेशक कह रहे हो कि वो फॉरेन एंटिटी का है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि जो यहाँ पे इंपोर्टर बैठा हुआ है ना, उस पे फर्क मतलब नहीं पड़ेगा। जो इंपोर्टर है
इफेक्टिवली उसी को पैसे देने पड़ रहे होंगे। Anyone? आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है। नहीं, वो इश्तियाक का पॉइंट काफी हद तक ठीक है। वजाहत मैंने ऑलरेडी दे दी है मैनेजमेंट को, वो इसको दे देगी, आपसे शेयर कर देगी। ओके, ठीक है क्लास, थैंक यू फॉर टुडे। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, और थैंक यू। ओके इसको सर, पढ़ अल्लाह लीजिएगा। हाफिज़। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इंशाल्लाह। ओके थैंक यू सर। ओके, अल्लाह ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।